I don't think since Indira Gandhi have we had a more popular Prime Minister than Narendra Modi. After the surgical strikes, जो मोदी जी की popularity है, I don't think Indira Gandhi जी के बाद किसी Prime Minister की हुई होगी. So I think the public appreciates the action. Do you think UP elections में ये translate होगी? Will it carry forward? आजकल मैंने राजनीतिक टिप्पणियां बंद कर रखी हैं, उस पर मौन साधा हुआ है, मौन साधना चल रही है, राजनीतिक मौन साधना। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने कहा ना, पॉलिटिकल क्राइसिस के समय हमने राजनीति को आपद धर्म के रूप में लिया हुआ है, और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जब कोई बड़ा प्रश्न हो तब हमको मुंह खोलना चाहिए और बोलना चाहिए। सामान्य जो रोज़मर्रा की राजनीति है उसमें जो है ज़्यादा अड़ंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत क्रिएटिव काम है जिनको मैं कर रहा हूँ जी। इस देश में राजनीतिक आज़ादी 70 साल पहले मिल गई, अभी आर्थिक गुलामी के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, तो आर्थिक आज़ादी मेरा बड़ा प्रश्न है, एजुकेशन मेरे लिए बड़ा प्रश्न है, रिसर्च मेरे लिए बड़ा प्रश्न है। अपनी प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ में लेकर के आधुनिकता और आध्यात्मिकता के साथ इस देश को आगे बढ़ाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती है। तो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े एजेंडे हैं। अब ये किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये मैंने कहा एक आपद धर्म के रूप में तो ठीक है, रोजमर्रा में ठीक नहीं है। राजनीति पे ही मैं फिर पूछूंगी, आप 2014 में जैसे आपने बोला कि एक राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत थी, तो इसीलिए आपने मोदी जी को सपोर्ट किया। अब इस वक्त अगेन हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि लगता है जैसे राजनीतिक विकल्प नहीं है, मतलब मोदी जी की सरकार की दूसरी तरफ कोई नहीं है, वो ऑपोजिशन वीक नज़र आता है। तो आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में काफ़ी टिप्पणी की है, उसमें आपने एक बार बोला कि अगर प्रियंका गांधी सामने आती तो कांग्रेस का कुछ बन सकता था, और शायद वो मोदी जी की टक्कर की भी वो एक मोदी जी की टक्कर तो नहीं बोला, मैंने कहा था कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए। तो आज कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि आज भी आपको लगता है प्रियंका गांधी जी के बिना कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं? अभी मैं काफी समझदार हो गया हूँ। But आप मानते हैं कि there is a lack of a good opposition in India right now? अनंत भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप जैसे यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसके लिए मैं बंदी पहना बस बंटी पहन के बंडल मत मारना। खैर, तो मेरा हंसने का स्वभाव है, उसका कोई गलत अर्थ मत लेना, क्योंकि थोड़ा हंसते रहना चाहिए। बहुत लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल जो टीवी शो होते हैं ना, लाफ्टर शो, उसमें लोगों की उसमें भी हंसी नहीं आई तो फिर वहां सिद्धू जैसे बैठाने पड़ते हैं को हंसने के लिए, फिर हा, तो लोगों को फिर भी हंसी नहीं आती, फिर तो देखो यार कितने खूबसूरत लोग हैं। थैंक यू, आप सब बहुत 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 ज्यादा प्रसन्न रहने वाले लोग हैं। ऐसे खुश रहिए। ऐसे थोड़ी देर के लिए तो जरूर खुश रहना चाहिए, और कोई अपनी बीवी के सामने ना मुस्कुरा सके तो अगले जन्म में सोचो कि मुझे बाबा रामदेव की तरह अकेले ही रखना। तो मैं कह रहा था, मैं चाहता हूं कि जो हमारे यंगस्टर्स है, जो यंग ब्लड है, वो पॉलिटिकली इतना अवेयर हो, और इसलिए मैं इस काम को बराबर करता हूं। मैं हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल एजुकेशन, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पॉलिटिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एजुकेशन, मैं इसको देता हूं, जिससे कि देश में ये जिंदा देश दिखे। राजनीति कुछ लोगों की बपोती ना बन जाए, क्योंकि किसी की जागीर है हिंदुस्तान। वो वक्त चला गया जब पेट से को राजा रानी पैदा हो जाया करते थे। अब एक नए जमाने में 21वीं सदी में हम हैं, और उसी तरह से एक आजाद सोच होनी चाहिए, जैसे मैं सोचता हूँ। रामदेव जी, बिफोर वी ओपन अप टू द ऑडियंस, मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, रैपिड फायर है, आपको जल्दी से आंसर देनी है। ओके, आई विल जस्ट गिव यू 2 नेम्स एंड यू पिक द वन दैट यू वुड लाइक, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहला है वाजपेयी या मोदी? न काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, ऐसे ही तो होता है सन्यासी। तो वाजपेयी जी का जो भी समय बचा है वो उसको सुख के साथ जिए, और उनको देश बहुत प्यार करता है।
और आगे आने वाली पीढ़ी उनसे भी आगे बढ़े। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे आगे ना बढ़े, और कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य उससे आगे ना बढ़े। आप वाजपेयी से ये प्रश्न पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं मोदी को अपने से महान देखना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, आप हर प्रश्न का आंसर ऐसा देंगे क्या? तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? वैसे ये उनका आंतरिक मुद्दा है परिवार का, लेकिन प्रियंका गांधी में कुछ ज्यादा तेज दिखता है। अच्छा, डाबर, इमामी या मैरिको, 3 इंडियन एफएमसीजी में से आपका फेवरेट कौन सा? नहीं, देखो फिर वही बात आ जाती है, ये 3 नहीं, ऐसे 300 हिंदुस्तानी एम्पायर खड़े हों, ये मेरी शुभकामना है। तो आप मानते हैं कि कंपटीशन इज ओनली फॉरेन, केवल कोई? मैं अंतिम श्वास तक कभी भी किसी स्वदेशी कंपनी को हर्ट नहीं करना चाहता। और आप उनको कंपटीशन भी नहीं सोचते? नहीं, वो कंपटीशन तो अपने आप हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम उनको टारगेट नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर चाहेंगे कि वो वाजिब रेट पर लोगों को सामान दें। ये तो हम उनको एक रास्ता तो दिखाएंगे, सन्यासी का काम रास्ता दिखाना है। जी। अभी श्री जी ने भी आई थिंक कल उनकी ब्रांड लॉन्च हुई थी, ओजस्विता। आप उसको कंपटीशन कहते हैं कि? बहुत दिन हो गए लॉन्च हुए। अच्छा, सॉरी। हाँ, उसको कंपटीशन कहते हैं? श्री जी यदि मेरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे मैं इन्वॉल्व होता हूँ, सुबह उठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, मेडिटेशन करता हूँ, धन बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार लगाता हूँ, खुद शीर्षासन करता हूँ स्वास्थ्य के लिए, और विदेशी कंपनियों का शीर्षासन कराता हूँ देश की समृद्धि के लिए। तो वो यदि मेरी तरह से सुबह उठ करके ऐसा पसीना बहाएं एक बार, फिर जैसे मैं एक जो भी मैं बनाता हूँ, मीन्स पतंजलि एक वीक में करीब 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक प्रोडक्ट को मैंने बनाया अपने हाथों से। तो वो इस तरह से उसमें इन्वॉल्व होते और खुद मेरी तरह से आकर के और फ्रंट के ऊपर लड़ते। देखो हम तो फ्रंट पे लड़ने वाले हैं, तो खुद आकर के अपने ब्रांड्स को इंडोर्स करते। मैंने सुना है कि वो भी कुछ हीरो हीरोइंस की शरण में जा रहे हैं। तो अब कंपटीशन तो तब होता है ना जब वो बराबरी में आकर के करते। तो अभी वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करें। हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, बड़े भाई की तरह उनको बहुत प्रेम करते हैं और उनको बहुत आगे बढ़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ और देखना चाहते हैं। And last question, you're stuck on an island, आप अकेले आइलैंड पे हो, and you get to choose one companion, एक दोस्त मिलता है आपको चूज करने के लिए। रूल्स ये है कि he must be a spiritual guru, he must be a spiritual person, and he cannot be associated with पतंजलि। आप किसको चूज करेंगे? किसी एक स्पिरिचुअल आदमी जो पतंजलि से एसोसिएटेड नहीं है, आपको चूज करना है। नहीं, मेरे तो बहुत जिनसे मेरा प्रेम है, ऐसे पूज्य मुरारी बापू हैं, वो पतंजलि से ऐसे किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं है और मेरी उनकी बहुत दिल से मोहब्बत है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं उनके रैपिड फायर में एक और ऐड करूं, एक क्या, कितने फायर करो, मैं फायर प्रूफ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कि हिलरी क्लिंटन? और आपको ये भी बताना होगा क्यों। विचारों से मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ, लेकिन कुछ बातों में ट्रंप से भी सहमत हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मोदी जी की बड़ाई की, इसलिए नहीं कि जो है उन्होंने स्वदेशी की बात की। वो परेशान है कि अमेरिका के कुछ लोगों को आंतरिक रूप से दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि दूसरे देश का मसला है। लेकिन अभी आपने बहुत संकट पैदा कर दिया है। आपको वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, आपके बारे में लिखा जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, तो आप भी तो उनको देखते होंगे। तो आप बताइए ना। अभी मैं अमेरिका होके भी आया हूँ, बहुत देखा है। तो अगर आप ट्रंप को सपोर्ट करते हैं तो क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं किसी को जो है, आपको क्योंकि क्या लगता है कौन जीतेगा? यदि एक दो मेजर मिस्टेक ना करते और आगे शायद ना करे तो ट्रंप भी जीत सकता है।
लेकिन एक बात हो गई, वहां गड़बड़ हुई, वहां सभ्यताओं का संघर्ष खड़ा हो गया जो अमेरिका में नहीं हुआ था। यह बड़ा अशुभ है। थोड़ा सा और बताइए आप ट्रम्प के बारे में, आप क्यों कह रहे हैं कि मतलब कि अगर एक दो गलतियां और नहीं हुए, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? कौन सी गलतियां हुई हैं पहले? दरअसल कुछ फैनाटिक बयान दे देता है ना वो। किस तरह का, कौन सा लगा आपको फैनेटिक? आप क्यों संकट में डाल रहे हो? आप देखो, इतनी दरिद्र, इतने तगड़े भाई हमारे अनंत जी और वंदना जी, आप बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। कुछ और पूछो ना ऐसा जिसे। Let's open up to the audience for some questions. Just put your hands. Yes, please. And please introduce yourself. स्वामी जी, पता नहीं आप मेरे को पहचानते कि नहीं, मैं पीएल कॉल हूँ। मैंने आपका जो पतंजलि मेगा फूड पार्क है उसका इंजीनियरिंग मैंने किया है। ओह, बहुत बहुत प्रणाम। तो आचार्य जी मेरे साथ गए थे यूरोप, बाकी जगहों पे जी जी, इक्विपमेंट देखने के लिए, खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी देखने के लिए। जी जी। अभी भी 5 साल हो गए मैं आपका एम्बेसडर बन के फिर रहा हूँ इधर उधर, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। वो ये है कि ये जो आप बहिष्कार की चीज़ें करते हैं ना, ये फॉरेन चीज़ें बंद करो, हम अपना विदेशी हैं। आपको नहीं पता हम WTO के सिग्नेटरी हैं। हम ना उनकी चीज़ों को बंद कर सकते हैं इधर, ना वो हमारी चीज़ों को बंद कर सकते हैं। अगर हमने इतना कठोर अपना ले लिया अपना से, तो हमें उस पर भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक बात है। हमने उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनकी मशीनें ली और हम आगे बढ़ते गए, उनको देखते गए, उनके प्रोडक्ट को देख के हमने तो कौल साहब, दूसरा प्रश्न। बस यही प्रश्न। चलो मैं उसका उत्तर देता हूं। हमको लूट करके और पूरा ब्रिटेन खड़ा हो गया, हजारों जहाज यहां से सोना के भर के लेके चले गए। हम ब्रिटेन आज ग्रेट ब्रिटेन है तो वो कोई ईमानदारी के बल पर नहीं है, लूट के बल पर है। 70 से ज्यादा दुनिया के देशों को उन्होंने लूटा है, बहुत से यूरोपियन देशों ने भी लूटा है। तो मैं उनकी तरह लूटने वाली बात नहीं करता। हाँ, टेक्नोलॉजी लो, उसके बदले उनके पैसे दो। दूसरी बात, WTO के नियम में मोदी जी बंधे हैं, बाबा रामदेव नहीं बंधे हैं और कोई साहब आप नहीं बंधे हैं। वो एक पॉलिटिकल ट्रीटी है। मैं इस देश का नागरिक हूं और मेरा ये फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मैं किस चीज को चुनता हूं और किस चीज को नहीं चुनता हूं। इसके ऊपर कोई संधि नहीं हो रखी दुनिया में। तो हमारा मकसद इसमें यह भी नहीं है कि किसी देश को नीचे गिराना। हमारा मकसद यह है कि हमारे जैसे जो देश हैं, उन देशों के अंदर पैसा लगाने की जरूरत है। ये जो MNC जो लूटती है, इनकी बताओ क्या आइडियोलॉजी है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग मशीन है खाली, और ये सब भी ऐसे वेल्थ क्रिएट करके ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स खड़े होने चाहिए, अपने देश में समृद्धि आनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने भी बहिष्कार का रास्ता अपना था कि हथियार से ज्यादा ताकतवर है बहिष्कार, लेकिन वो सात्विक तरीके से होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूं। मैं राजीव गुप्ता हूं। मेरा सवाल ये है कि जैसे प्राणायाम पे आपने इतनी अच्छी सीढ़ी बनाई है, उसको देख के आम आदमी प्रैक्टिस कर सकता है। इसी तरह से मैं आपका टीवी पे प्रोग्राम देखता हूँ, उसमें यह प्रेशर पॉइंट्स, आँख को इम्प्रूव करने के लिए, कान को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तरह तरह की बीमारियां, लूज मोशन है, किसी को फीवर है, इस पे आपने कोई सीढ़ी नहीं बनाई। मैं आपके आश्रम में भी गया था और मैं सिर्फ इसी चलो मैं अभी जल्दी एक डेंगू से लेकर के जो आधुनिक बहुत सी बीमारियां SLMS, ऑटोमिन डिजीज, नई नई बीमारियां पैदा होती हैं, इसके ऊपर एक जल्दी सीढ़ी बना दूंगा। बहुत थैंक यू। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी जड़ी बूटियों के कारखाने डाल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के, आप मणिपुर कब आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ बहुत जड़ी बूटियाँ हैं। मैं यहाँ कंफर्म डेट आपसे पूछ रही हूँ। नजमा जी जो है, इन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि ओम बोलने से पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, और उसका मैंने प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें की। इन्होंने कहा ओम ये तो एक जो है डिवाइन साउंड है, इसमें क्यों परेशान हो रहे हो? तो उसके लिए भी मैं इनके वैज्ञानिक सोच को दाद देता हूँ। और मणिपुर जो भारत का मुकुट मणि है,
वहाँ पहले भी मैं जाके आया हूँ, लेकिन आपके इनविटेशन पर मैं अनंत सहित आऊँगा। डेट अभी जल्दी बताएंगे, क्योंकि मणिपुर के लोग बहुत प्यारे हैं और वहाँ पर भी हमें ये स्वदेशी रोजगार और इसके बारे में बहुत काम करना है। बाबा जी, आपका योग, आयुर्वेद इत्यादि के प्रति जो योगदान है अभूतपूर्व है और मैं आपके बहुत एडमायरर्स में से हूँ। परंतु जब मैं जो थोड़ा बहुत योग के बारे में मैंने सीखा या समझा, उसमें यह है कि बहुत बारीकी से श्वास कंट्रोल, मूवमेंट कंट्रोल, एक्यूरेसी। पर जब आपका मैं सुबह देखती हूँ जब आप परफॉर्म करते हैं मंच पे और हज़ारों लोग नीचे बैठ के वो मंकी ट्रिक्स कर रहे होते हैं, मतलब किसी को वो जो एक्यूरेसी से मूवमेंट्स, श्वास होना चाहिए। तो आपका जो वो परफॉर्मेंस है, उसके बाद उनके साथ कोई फॉलो अप होता है कि वो योग सीखें, ना कि पीटी या इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हिलना सीख लें? देखिए, इसमें मधु जी एक बात आपको कहता हूँ, मुल्लाओं ने इस्लाम को बिजनेस बना दिया, बहुत से पंडितों ने धर्म की दुकानदारी खोल दी। किसी ने ज्योतिष के नाम पर, किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर, किसी ने शनि की राहु के नाम पर, किसी ने पतरे के नाम पर। आपने कभी हाथ तो नहीं दुखाया अनंत? वैसे तो आप बहुत प्रोग्रेसिव सोच के है। मेरा हाथ देखो, इसमें एक लोग ये ज्योतिषियां, थोड़ा बहुत तो आप लोग कहीं ना कहीं चक्कर में पड़े होंगे। इधर एक रेखा बताते हैं, उसको बोलते हैं कि भाग्य रेखा। मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है और मैंने करोड़ों का भाग्य जगाया है। तो मैं धर्म के नाम पर दुकानदारी नहीं खोलता। एक मिनट, मैं आपको अगली बात कहता हूं। ऐसे योग के नाम पर लोगों ने दुकानदारी खोल रखी थी और इसमें आवरण दे दिया। योग में एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं पूरा जीवन ही योग, और ये मेरी मान्यता नहीं है, ये श्री अरविंद भी यही कहते हैं, सारे वेद ये कहते हैं और गीता पूरी यही कहती है। अब जहां तक बात आती है ब्रीदिंग प्रैक्टिस, पोस्चर्स की प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस और इसके बाद आगे मेडिटेशन, तो जो पोजों में एक्यूरेसी है वो जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये कुछ लोगों ने क्या किया कि बैठ गए, 10-20 लोग बैठा लिए स्टूडियो में और उनकी एक्यूरेसी में ऐसे ये पोज होना चाहिए। वो बच्चों के लिए तो ठीक है, हमारे बच्चे करते हैं तो वहाँ 100% एक्यूरेसी पर काम करते हैं और बहुत फैंटास्टिक करते हैं हमारे बच्चे भी। आपने कभी कभी देखे होंगे आचार्य कुलम गुरुकुलम के, हम विश्वविद्यालय में जब डिग्री कोर्स कराते हैं तब एक्यूरेसी जांचते हैं। जो मासिक में योग होता है उसमें एक्यूरेसी कतई जरूरत नहीं है। अब मैं कहता हूं कि आप जो है सीधे बैठ करके प्राणायाम करो। पहले कहते थे पद्मासन लगाओ, चलो मैं तो यही लगा दूंगा, ये लो, आप नहीं लगा सकते। अब मैं कहूं कि ये एक्यूरेसी होगी तभी आप आगे योग शुरू करेंगे। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो छोटी छोटी एक्यूरेसीज की जो बात की ना, ये योग के को धंधा बनाने वालों ने ज्यादा की थी। तो मैंने क्या कहा, आप श्वास लो छोड़ो, इसमें लोगों ने संख्या की बात की कि आप 2 सेकंड में लेंगे कि 3 में लेंगे कि 5 में लेंगे। मैंने कहा भैया लंबा ले लो और छोड़ लो, चाहे 2 में ले लो चाहे 100 में ले लो, लेते और छोड़ते रहोगे तो श्वास नहीं छूटेंगे, नहीं तो छूट जाएंगे। तो इसमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। मैं और जैसे कपालभाति 10 तरह से होती है। ये नीचे वाली कपालभाति जो है वो श्री जी का भाई है ना, हिंदुजा का छोटा दूसरा भाई है, अशोक तो छोटा है, एक और है। तो मेरे से बोले बाबा जी मैं कपालभाति करता हूं, नीचे वाला पेट तो घट गया, ऊपर वाला नहीं घटा। तो ऐसे करता था। मैंने कहा भैया तुम नीचे वाली कर रहे हो। एक हरियाणा का आदमी आया, बोले बाबा कपालभाति करके तुम्हारा गला पक गया। मैंने कहा तेरा गला कुकर पक गया। तो बोले बाबा यूं करूं। मैंने कहा तेरा फुटिया नहीं, इतनी गनीमत है। मीन्स कुछ लोग जो है जैसे मैं, लेकिन हिला कुछ तो कर रहा है ना, जोर से कर रहा है, धीमे कर रहा है। मैं कहता हूं ब्लड प्रेशर वालों को फास्ट नहीं करना चाहिए। तो जो बेसिक सावधानियां है ना,
प्रिकॉशंस हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं। उसके बाद आगे की चीजों पर मैं ज्यादा नहीं जाता। उसका कारण यह है कि करोड़ों लोग कुछ तो करने लग गए, और ये तो धीरे धीरे किसी भी जिसको कहते हैं एक्यूरेसी, स्किल, वो तो कौशल, वो तो धीरे धीरे आता है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक बात आती है आचरण की। योग में 3 पक्ष हैं, एक योग का नॉलेज, दूसरा योग इन प्रैक्टिस, एंड तीसरा योग इन एक्शन। तो योग तो मूल तो आचरण की बात है। तो जब आदमी प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, आसन करता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त अपने आप ही शुद्ध होने लगता है, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं इसके लिए ज्यादा ठेकेदारी नहीं लेता कि योग कर रहे हो तो ये ही करना है। अरे भैया अपने आप ठीक हो जाएगा ना। उसको प्रकृति भी तो कोई एक भगवान का विधान, यूनिवर्सल लॉ भी तो कोई चीज है। तो मैं अपना काम करता हूं। बाकी मैंने इतना देखा है कि करोड़ों लोगों का वेट कम हो गया। मैंने इस देश का करोड़ों किलो वजन कम किया है। करोड़ों लोगों का कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ठीक हो गया है। करोड़ों लोग जो है वो थोड़े जो लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और जो गलत लाइफस्टाइल, उससे बात, करोड़ों लोगों की बीड़ी, सिगरेट, शराब छूट गए, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम छूट गई। तो धीरे धीरे अपने आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इसको स्लो ये चलता रहे तो अच्छा है। काफी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था आज से 25 साल पहले, जब मैंने समूह में योग सिखाना शुरू किया था, लेकिन आजकल बंद कर दिया लोगों ने क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि मेरा तो कर लेते थे, अब वही काम मोदी जी भी करने लग गए, वो भी समूह में कराने लग गए, खुद भी करते हैं और एक देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है, उनके साथ 25-50 हजार लोग भी कर रहे हैं। तो अब लोगों ने अब क्रिटिसिज्म बंद कर दिया। मैं कहता हूं इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है। तो एक्यूरेसी उनके लिए है जिनका योग एक प्रोफेशन है, दैनिक एक लाइफस्टाइल के तौर पर जो जितना कर पाए उतना ही अच्छा। आप कहते हैं कि सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो हमारे देश को लूट रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे जो भारतीय उद्योगपति हैं उन्होंने ही करोड़ों का नुकसान किया है, हमारे बैंकों को बीमार कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। 1 लाख जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने ही हमारे देश को लूटा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, $2 बिलियन, $3 बिलियन का केस चल रहा है हमारी देश की सबसे बड़ी उद्योगपति का। और ये जो आप कहते कि स्वदेशी कंपनीज हैं, जो 3-4 नाम है जो FMCG में हैं, वो भी मुनाफा कमाते हैं। हाँ, वो भी मुनाफा कमाते हैं। तो हमारे देश के जो करोड़ों बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नहीं भरते, इसीलिए ही गवर्नमेंट ने काले धन का स्कीम निकाला है। तो आप कैसे कह सकते कि सिर्फ मल्टीनेशनल्स आपके जुबान में कि सिर्फ वो ही गलत काम कर रहे हैं, मैंने सिर्फ हमारे देश को लूट रहे हैं। आप एक बार भी नहीं कहते कि हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन में हैं, वो ही टैक्स नहीं भरते, वो ही प्रॉफिट कमाते हैं, वो ही बैंकों को बीमार करते हैं, वो ही लोन लेते हैं और वापस नहीं देते। तो देखो, मैंने कभी नहीं बोलता केवल वो लूट रहे हैं, तो अब एक से तो पंगा पूरा हो जाने। तो उनको आप ये देश से क्यों निकालना चाहते हैं? हमारे ये उद्योगपतियों को निकालें जो बैंकों को बीमार किया है, जिन्होंने पैसे वापस नहीं किए और जिन्होंने जो वापस नहीं आप और हम दोनों मिलकर निकालेंगे उनको भी। आपने नहीं बोला, मैं बोलता हूं। विजय माल्या से लेकर के जिन लोगों ने NPA घोषित कर रखे हैं, कुछ करीब 5 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट भी मान रही है, हो सकता है ये 10 से 15 लाख करोड़ पे भी हो, इतना बड़ा अमाउंट है ये। और मैंने इसके बारे में बहन कई बार बोला है। अब मैं जाकर के ऐसे गुत्थम गुत्था तो नहीं हो सकता उनसे, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, MNC जिस देश के लिए बाहर वाला खतरा है, अपने देश के भी जो बेईमान लोग हैं, इस देश को मजदूरों ने नहीं लूटा है, किसानों ने नहीं लूटा है, आम आदमी ने नहीं लूटा है, लूटा ऐसे ही लोगों ने है। और आम आदमियों के ही पैसे बैंकों में होते हैं, उसको ये लोग जो लूट रहे हैं उसके मैं पहले भी खिलाफ था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। बहन, मैं किसी उद्योगपति का पानी नहीं भरता हूं, मैं किसी का नौकर चाकर नहीं हूं, मैं किसी की रहमत से खड़ा नहीं हुआ हूं, और मुझे किसी हिंदुस्तान के किसी कॉर्पोरेट हाउस ने स्वामी रामदेव नहीं बनाया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है। इसलिए मैं इस देश के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक मॉरल, एक जस्टिसफुल अप्रोच होनी चाहिए, वो इस देश के बारे में रखता हूं। इसलिए मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, हाँ, और खास करके किसी कॉर्पोरेट हाउस का तो कतई नहीं हूं।
और किसी कॉर्पोरेट हाउस से मैंने कोई बड़ा चंदा भी नहीं लिया है। बहुत से बाबा हैं जिनके यहाँ पर बहुत मोटे मोटे चंदे लिए गए होंगे। जी, ये भी जोड़ सकते हैं कि आपका ब्लैक मनी कैंपेन तो इन्हीं के खिलाफ था और किसके खिलाफ? नहीं, खैर वो शायद हो सकता है उन बहन जी को मेरी बातों को पूरा ना सुना हो, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी सब बातें मेरे हर रोज सुने।